लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो कई बार ये पूछा जाता है कि साधन के घटते बढ़ते प्रतिफल के नियम की चित्र व्याख्या कीजिए, या कई बार ये पूछा जाता है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की चित्र व्याख्या कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन आपका आएगा उसका आंसर सेम ही होगा। तो चलिए, जैसा कि हमें मालूम है कि साधन के प्रतिफल का नियम अल्पकाल में लागू होता है। तो इसको कैसे करेंगे, ऊपर आपने लिखना है कि साधन के घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम या अनुपातों का नियम, या ऐसे जैसे क्वेश्चन आता है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, वो आपने हेडिंग देना, उसके नीचे लिखना है कि साधन के घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम हमें यह बताता है कि अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, तो पहले कुल उत्पादन बढ़ती दर में बढ़ता है, फिर कुल उत्पादन घटती दर में बढ़ता है, फिर कुल उत्पादन जो वो घटना शुरू हो जाता है। तो इसके थ्री स्टेजेस होती है। हमने जो पहले क्वेश्चंस करे थे, बढ़ते अनुपात का नियम पढ़ा था, समान का पढ़ा था और घटते का पढ़ा, तीनों जो है वो एक ही क्वेश्चंस में आएंगे। तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन आप लिख लीजिए दोबारा कि अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, तो पहले कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है, फिर कुल उत्पादन जो है वो घटना शुरू हो जाता है। आगे आपने लिखना है, इसे एक तालिका और रेखा चित्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। तालिका के बारे में आपको मैंने बताया था, एक मैंने मास्टर टेबल आपको बताया था 2 4 6 4 2 0 -2। ये अगर एमपी ड्राइव हमने कर लिया तो वहां से सारा टेबल जो वो बन जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ये टेबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहां पे मैंने जैसे बताया एमपी 2 4 6 और उसके बाद नीचे 4 2 0 -2, पहले 2 2 प्लस करना है और एक सीमा तक, जैसे मैंने यहाँ पर 6 तक लिया है, उसके बाद 2 2 कम करते जाना है। यहां से ड्राइव, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था, एमपी इज इक्वल टू, यहां पे एमपी हमें दिया गया है, हमने एमपी 2 4 6 किया है, और टीपी करना, तो टीपी एज यू नो टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। तो यहाँ पे एमपी का जोड़ कर दिया 2 का 2 आ गया, 2 + 4 6 6 + 6 12, ये सारा आपको पता ही है। यहां से एमपी से टीपी के हो गया, ड्राइव हो गया। अब इसमें एक और होता है, एक आपको एवरेज प्रोडक्ट निकाल। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एपी इज इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो एपी निकालने के लिए टीपी हमारे पास टोटल प्रोडक्शन, टीपी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, एमपी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन, एपी इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन। तो क्वांटिटी वो वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पे लेबर के देखिए ये बढ़ रही है 1 2 3 4 से लेके 7 तक, ये इसकी जो यूनिट्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे यूनिट्स ऑफ फिक्स असेट दैट इज लैंड, वो क्या आपकी कांस्टेंट 1 1 1, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास उत्पादन के दो साधन होते हैं, एक साधन परिवर्तनशील होता है और दूसरा साधन स्थिर होता है। क्योंकि ये नियम जो अल्पकाल में लागू होता है, और अल्पकाल में इतना समय नहीं होता है कि उत्पादन के दोनों साधनों, सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सके। तो यहां पे आप देखेंगे कि पहले लेबर की एक यूनिट है, तो एपी कितना है 2, टीपी 2, एमपी 2 है। अब दूसरी यूनिट पे कितना हो जाता है, एपी 3 हो जाता है, टीपी 6 हो जाता है, एमपी कितना हो जाता है 4 हो जाता है। सिमिलरली 7 यूनिट पे, ओके 7 यूनिट पे आपका एपी 2.2 हो जाता है, टीपी 16 हो जाता है और एमपी हो जाता है ऋणात्मक हो जाता है। तो पहले आप ड्राइव कैसे करेंगे, एपी इज इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहां पे देखेंगे आप कि 2 को 1 से आपने डिवाइड करा, यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड करा, एपी कितना आ गया 2। यहाँ पे टीपी कितना 6 को 2 से डिवाइड करा 3 आ गया। यहाँ टीपी कितना है 12, तो 12 को हमने 3 से डिवाइड करा 4 आ गया। यहाँ टीपी कितना है दोबारा, ये 16 है, तो 16 को क्वांटिटी से डिवाइड करा 4 से, तो 4 आ गया। तो इसको डिवाइड करने से आपका एपी जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब आपका एक टेबल बन गया। अब यहाँ पे आपने देखना कि स्टेज फर्स्ट, यहाँ पे लिखा ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे पहली स्टेज का है, दूसरी स्टेज का, तीसरी स्टेज का है।
तो पहली स्टेज कब होती है, जैसे मैंने बोला था कि अल्पकाल में स्थिर साधन को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है या क्या हो रहा है? तो इसका सीधा सा फार्मूला कि जब तक आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी बढ़ता है तो उस स्थिति तक जो होता है वो टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। यहां पे आप देखेंगे एमपी 2, 4, 6, इट मीन्स यहां तक क्या है, इट मीन्स यहां तक जो है वो कुल उत्पादन जो है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है, कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। तो कौन सी यूनिट तक होगा? थर्ड यूनिट तक। तो यहां पे आप लेंगे ये, दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 1, ओके, दिस इज स्टेज 1। अब सेकंड स्टेज क्या है? अल्पकाल में स्थिर साधनों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन जो वो घटती दर से बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है। रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या होता है? वो कम होता है, लेकिन कुल उत्पादन क्या है वो बढ़ता है। आपने इसमें परेशान नहीं होना कि दूसरी स्टेज में क्या देखिए कुल उत्पादन कम होना शुरू हो गया। तो दूसरी स्टेज में स्थिर साधन को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन जो वो घटती दर से बढ़ता है। यहां पर देखेंगे, यहां वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो लेवल है, उसकी यूनिट्स को हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो यहां पे देखेंगे एक लिमिट तक, यहां पे मैक्सिमम हो गया टोटल प्रोडक्शन। तो ये यूनिट, ये जो आपकी सेकंड स्टेज है, ये सेकंड स्टेज आएगी आपकी यहां पर, सेकंड स्टेज। द्वितीय स्थिति हिंदी में स्थिति 1, स्थिति 2 और तृतीय स्थिति क्या होती है कि और अतिरिक्त इकाइयों को परिवर्तनशील साधन की और अतिरिक्त इकाइयों को उत्पादन में लगाया जाता है तो कुल उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है। तो यहां पे देखेंगे जो थर्ड स्टेज है, दिस इज नोन एज थर्ड स्टेज। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जैसे ही हमने 6 से 7 यूनिट वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की लगाई तो क्या हो गया, टोटल प्रोडक्शन 18 से कम होकर कितना हो गया, 16 हो गया। और यहां पे अगर आपने कोरिलेट करना है एमपी से, मार्जिनल प्रोडक्ट से, तो भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो पहले मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, दिस इज स्टेज 1, और उसके बाद फिर और अधिक इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। और कहां तक होता है, जहां तक वो जीरो ना हो। और उसके बाद और अधिक इकाइयों को हमने लगाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एमपी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अब हम इस सिचुएशंस को हम एक ग्राफ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए कैसे बनता है। यहां पर आपने लेना है एक्स एक्सिस पे हमने वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेना है और वाई एक्सिस पे हमने देखिए दो मैंने फिगर्स बनाया है और इस फिगर को समझ लेना बड़ी आसानी से बनता है। यहाँ पे आपने लाइनें खींच लेनी है, यहाँ पे ये एक खींच लेनी है, यहाँ पे दूसरी खींच लेनी है, क्योंकि दोनों फिगर यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे आपने टोटल प्रोडक्ट टीपी, फर्स्ट वाले में आपने टोटल प्रोडक्शन लेनी है, टोटल प्रोडक्ट लेना है, और सेकंड वाले में लेना है एमपी ओब्लिक एपी। एमपी इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपने जो फिगर बनाना है बिल्कुल आसानी से बनाना है, देखना किस तरह से मैं बना रहा हूं, बहुत आसान है ये फिगर बनाना, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहां से देखिए आप, ये दिस इज टोटल प्रोडक्ट कर टीपी कर। अब देखिए आपने एमपी कैसे ड्रा करनी है, यहां पे देखेंगे जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो यहां पे जहां पे हाईएस्ट आपको ये पीक लग रहा है वहां से आपने सीधी सी एक लाइन खींच देनी है, ओके, सीधी लाइन आपने खींच देनी है। अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखना आपने टोटल प्रोडक्ट्स मैक्सिमम, अधिकतम। इस पॉइंट पे टीपी क्या हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया। अब ड्रा करेंगे, यहां पे देखा है कि जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी कितना होता है, 0 होता है। तो आपने यहां पे ये लीजिए, आपका क्या हो गया, एमपी, और इसके नीचे ऋणात्मक है तो यहां क्या हो जाएगा, एमपी निगेटिव, एमपी निगेटिव। और इस पॉइंट पर जहां पर ये टच हो रहा है, ये जो पॉइंट है जहां पर
ये लाइन जो है यहां पर एमपी कट कर रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एमपी इज इक्वल टू जीरो, एमपी इज इक्वल टू जीरो, ZERO। ओके, और यहां पर जो मैंने लिखा था एमपी एपी, यहां पे लिखा टीपी, तो यहां पे क्या लेंगे, यहां पर लेंगे लेबर या वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहां भी क्या लेंगे, लेबर। अब देखिए ये हमने ड्रा कर लिया, यहां पे देखेंगे अभी हमें क्या करना है, एपी ड्रा करना है। एपी देखिए यहां भी 2 है, एपी 2 है, टीपी भी 2 है और एमपी भी कितना है, 2 है। यहां पे देखेंगे आप एपी 3 है और एमपी क्या है, 4 है। और यहां पे देखेंगे जब एपी मैक्सिमम होता है और उसके बाद क्या हो जाता है, एमपी गिरना शुरू हो जाता है। तो यहां पे देखेंगे कभी भी कहीं भी एमपी शून्य नहीं हुआ है। तो यहां पे एपी कर्व जो है वो भी यहां से बनेगा यहां तक, क्योंकि 2 है पहले। और ये जो कर्व है, यहां पे एक चीज देख लीजिए, यहां पे जब मैक्सिमम है तो यहां पर कितना है, जब एमपी मैक्सिमम 6 है तो एपी 4 है, और उसके बाद एपी 4 है लेकिन एमपी कम होना शुरू हो गया। तो जहां पर जो एमपी पीक है वहां से थोड़ा सा आगे एपी के होता है, वो इस तरह आपने फिगर बनाना है, थोड़ा सा आगे एपी के होता है, वो पीक पे जाता है। तो दिस इज एपी कर्व। नाउ फर्स्ट स्टेज, वेयर इज फर्स्ट स्टेज इन दिस डायग्राम। यहां पे देखेंगे आप कि व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम, क्या वहां पर फर्स्ट स्टेज होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जहां तक जो टीपी है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है वहां तक क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है। और जब रेट ऑफ इंक्रीजिंग कम होता है, और हमें कैसा पता लगता है, जब एमपी जो है वो बढ़ रहा होता है। तो यहां पे देखेंगे जहां एमपी मैक्सिमम 6 है, तो यहां पे देखेंगे ये वाला इसके सामने ऐसे आपको, जहां पर एमपी मैक्सिमम है वहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज स्टेज 1 एंड दिस इज स्टेज 2। एंड देखिए जहां पर टीपी कम होना शुरू हो रहा है, दिस इज स्टेज 3। और यहां पे देखेंगे कि जब एमपी यहां तक बढ़ रहा है तो स्टेज 1 होगी, और जब एमपी कम हो रहा है 0 तक तब स्टेज 2 होगी। दिस इज 1 स्टेज, दिस इज 2nd स्टेज एंड दिस वन इज 3rd स्टेज। और जब एमपी ऋणात्मक हो जाता है तो यहां पे देखेंगे इस पॉइंट के बाद एमपी क्या हो गया, वो 0 होने के बाद ऋणात्मक हो गया। तो ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नोटबुक में भी लिखना है, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या फिर फोन भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिकैप्चर करना तो कर लीजिए। पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपने ये टेबल बनाना, टेबल को देखकर आपने क्या बनाना है, फिगर बनाना है। और इसके नीचे आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि प्रस्तुत तालिका में परिवर्तनशील साधन यानी कि श्रम की जब तीसरी इकाई का उपयोग करते हैं तो कुल उत्पादन 12 पे आता है और सीमांत उत्पादन कितना होता है, 6 पे आता है। और इस स्थिति में क्या है, ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की पहली स्थिति है, क्योंकि यहां पर जो है जो कुल उत्पादन है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। आगे आपने दूसरे पॉइंट पे लिखना है, या स्थिति 2 लिखना है जहां पे हेडिंग, उसके आगे आपने लिखना है कि इस स्थिति में जब हम परिवर्तनशील साधन की इकाई को बढ़ाते हैं 4 से बढ़ाकर 6 तक करते हैं तो कुल उत्पादन जो वो घटती दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पादन जो वो घटकर 0 हो जाता है, जैसे कि तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और स्थिति तीसरे में लिखना है कि इस स्थिति में परिवर्तनशील साधन की 7वीं इकाई का उपयोग करने पर जो कुल उत्पादन है वो 18 से कम होकर 16 हो जाता है और सीमांत उत्पादन जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम या घटते बढ़ते अनुपातों के नियम की तीसरी स्थिति है। प्रस्तुत आगे लिखना है कि प्रस्तुत रेखा चित्र में 1 के द्वारा स्टेज 1 को प्रदर्शित किया गया है, 2 के द्वारा स्टेज 2 को प्रदर्शित किया गया है और स्टेज 3 के द्वारा स्टेज 3 को प्रदर्शित किया गया है।
एम टोटल प्रोडक्शन कर्व, जहां पर टीपी लिखा है मैक्सिमम है, वहां पर क्या है टीपी मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन अधिकतम है, और एमपी जो है वो जहां टीपी मैक्सिमम है वहां पर नीचे क्या वो एक्स एक्सिस को काट रहा है, यानी कि वहां पर क्या एमपी शून्य है। और जब टीपी कर्व कम होना नीचे की ओर झुकता है तो एमपी कर्व क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो ये आपने क्वेश्चन करना है। और बच्चों इसमें 1 और 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसी टेबल से हम ड्रा करेंगे, वो नेक्स्ट होगा। और उसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। एक रेखा चित्र तालिका के द्वारा समझाइए। तो उसमें हम एक ही रेखा चित्र बनाएंगे, 2 या 3 रेखा चित्र नहीं बनाएंगे।